नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और राज्य सरकारों को स्ट्रेट चिल्ड्रन पॉलिसी को लागू करने के लिए कहा था। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में पॉलिसी तैयार करने के साथ ही मंत्रिमंडल की भी मंजूरी मिल चुकी थी और यह 2 जून को राज्य सरकार ने पॉलिसी की अधिसूचना भी जारी कर दी थी। आपको बताते चले कि उत्तराखंड सरकार की ओर से स्ट्रेट चिल्ड्रन पॉलिसी 2025 की अधिसूचना जारी की गई और जाने के यह अधिसूचना जारी करने के बाद इसमें आपको बताते चले कि अब उत्तराखंड में जो भीख मांगते हुए बच्चे हैं वह सड़कों पर नहीं नजर आएंगे। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के उपरांत उत्तराखंड राज्य में सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के चिन्हीकरण एवं पुनर्वास हेतु पुनर्वास नीति 2025 जारी की गई है। यह नीति अभी जून के अभी प्रथम सप्ताह में जारी की है। ये बेसिकली इस नीति में जो जोखिम वाले बच्चे हैं, जोखिम श्रेणी के बच्चे, कमज़ोर श्रेणी के बच्चे हैं, उनकी पहचान करना और कैसे पहचान की जाएगी और उसके बाद कौन कौन से डिपार्टमेंट इस पर काम करेंगे, उसके बारे में ये नीति फोकस करती है। जैसे जोखिम श्रेणी के बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो कौन से बच्चे जोखिम श्रेणी में आएंगे? जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया, आंगनवाड़ी से बाहर हैं, पारिवारिक स्थिति उनकी इस तरह की है, प्रत्यक्ष बच्चा है, तलाकशुदा विधवा महिला है, उसके बच्चे हैं, विकलांग बच्चे, परिवार में विकलांगता, खराब स्थितियों के कारण बच्चों की असुरक्षित स्थिति बनी रहती है। इस तरह की स्थितियों में और ऐसे परिवार में दुर्व्यवहार से ग्रस्त जो बच्चे हैं, जो नाखुश हैं, घर छोड़ के बाहर निकल आते हैं, इस तरह के बच्चों को जो जिनकी परिवार की आर्थिक स्थिति के अभाव में जो बच्चे तस्करी में संलिप्त हो जाते हैं कुछ कारणों से, इनके लिए ये नीति बनाई गई है कि इनका चिन्हीकरण किया जाए। चिन्हीकरण करने के बाद इनको इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ देहरादून से अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। तो अभय जी, जिस तरीके से उत्तराखंड में चिल्ड्रंस को लेकर नई पॉलिसी लागू हुई है, इसके अंतर्गत क्या कुछ आता है अभय? देखिए, ये कह सकते हैं कि अब इस चिल्ड्रन पॉलिसी को राज्य की जो सरकार है उनकी कैबिनेट की मंजूरी यहाँ पर मिल चुकी है। इस नीति के तहत अब ये कहा जा सकता है जो बेसहारा जो बच्चे हैं, खासतौर पर सड़कों पर जो भीख मांगने वाले या फिर जो कूड़ा बीनने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से नए प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। उनका जीवन कैसे सुधारा जा सकता है, वो कैसे मुख्य धारा के साथ जुड़ सकते हैं, उन चीज़ों को लेकर यहाँ पर प्रावधान इस नीति में यहाँ पर किए गए हैं। महिला विकास एवं बाल सशक्तिकरण की तरफ से ये इस नीति का प्रस्ताव यहाँ पर कैबिनेट में लाया गया था, जिसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। और इसमें कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश के लिए ऐसे बच्चे जो खासतौर पर जो सड़कों पर या जो बेसहारा इस समय कहे जा सकते हैं, उनके उद्धार के लिए इस समय सरकार की तरफ से जो योजनाएं संचालित की जा रही है, चाहे वो स्कूलों में पठन पाठन की हो, उनके जीवन में रहन सहन के जो व्यवधान थे उसको दूर करने के हो, या फिर दूसरे ऐसे प्रावधान जिसकी उन्हें आवश्यकता इस समय है ताकि वो इस समय समाज के मुख्य धारा के साथ जुड़ सके, उन सब चीज़ों का इसमें नीति में उल्लेख यहाँ पर किया गया है। और अब ये कहा जा सकता है कि इस नीति से पहले भी ये जनपद के भीतर जो जिला प्रशासन है वो इन सब चीज़ों को लेकर काम यहाँ पर कर रहा था। खासतौर पर उनका फोकस सड़कों पर भीख मांगने वाले छोटे बच्चे या फिर कूड़ा बीनने वाले छोटे बच्चों के जीवन स्तर को सुधारने को लेकर यहाँ पर था। लेकिन अब जब कैबिनेट की तरफ से बाकायदा इसकी नीति यहाँ पर तैयार हो चुकी है, तो फिर ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से भी, जिला प्रशासन की तरफ से भी इन बच्चों के लिए, इनके बच्चों के उद्धार के लिए एक ऐसी काम यहाँ पर किए जाएंगे जो योजना सरकार की तरफ से दी जा रही है, ताकि ये लोग विकसित हो सके, इनको ये कुपोषण के शिकार ना हो, इनके पठन पाठन में जो दिक्कत अब तक आ रही थी पढ़ाई से संबंधित, वो सब चीज़ें भी यहाँ पर हो सके और इनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम यहाँ पर किया जा सके, ताकि ये नौनिहाल आने वाले दिनों में इस राज्य का भविष्य बनकर तैयार यहाँ पर हो सके और अच्छा जीवन यापन जो इनका जिसकी सरकार ने कल्पना की है वो उसको निर्वहन करते हुए नजर आ सके। जी बिल्कुल अभय, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात होगी कि सरकार की ओर से बेहतरीन कदम तो उठाया गया है, लेकिन ये जो बच्चे हैं जो कि भीख मांगकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भरण पोषण करते हैं, तो क्या सरकार ने उनके लिए किसी
किसी तरीके के बंदोबस्त करे हैं आवास को लेकर या फिर उनके भरण पोषण को लेकर? अब है देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ऐसे बच्चों को जो सड़कों पर भीख मांगते थे या कूड़ा बीनते थे, या फिर ऐसे बच्चे जो खास तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे बच्चे हैं, जैसे जिनके माता पिता की मृत्यु यहाँ पर हो चुकी है और वो एकाकी वहाँ पर रहते हैं, दूसरों पर उनका जीवन यापन या उनका जो जीवन हो दूसरों पर निर्भर वहाँ पर रहता है, उन सभी के बच्चों के लिए, उन ऐसे बच्चों के लिए, उनके विकास के लिए सरकार की तरफ से इस नीति को लाने का काम यहाँ पर किया गया है। यानी इन सभी बच्चों को ऐसे जगहों पर रखने का काम वहाँ पर किया जाएगा, चाहे वो छात्रावास से संबंधित हो या फिर दूसरे जो ये कह सकते हैं रैन बसेरे टाइप के जो बनाए गए जहाँ पर इन लोगों को रखा जा सकता है, वहाँ पर इन लोगों को रखने की व्यवस्था वहाँ पर होगी। इनके जो पढ़ाई से संबंधित जो चीज़ें होंगी यानी स्कूलों में, चाहे इनका दाखिला करवाने का हो, उसके बाद इनको किताबें या फिर पुस्तकें देने का हो या फिर ड्रेस, स्कूल की ड्रेस उपलब्ध कराने का हो, वो सभी जिला प्रशासन के तहत यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही इनके खाने पीने की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को भी करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। कोशिश यही है कि ये लोग समाज के मुख्य धारा से यहाँ पर जुड़ सकें, जो अब तक इनका जीवन स्तर रहा है उसको ऊपर उठने का काम इनकी तरफ से यहाँ पर किया जा सके और आने वाले दिनों में ये लोग भी बेहतर शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन स्तर को और बेहतर बनाने का काम यहाँ पर कर सकें। ऐसी सोच सरकार की तरफ से यहाँ पर रखी गई। लेकिन अक्सर ये कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से नीतियाँ तो बनाई जाती है, लेकिन इस तरीके के जो बच्चे होते हैं, खासतौर पर कूड़ा बीनने वाले, भीख मांगने वाले जो बच्चे होते हैं, ये कुछ दिन तक उन जगहों पर रहते हैं और फिर वापस अपने पुनः ये उसी रूप पर आने का काम यहाँ पर करते हैं। इसलिए इस बार सरकार की तरफ से इस नीति के तहत इनको मोटिवेट करने का काम यहाँ पर किया जाएगा, ताकि ये वापस उस जीवन यापन की शैली को न दोबारा अपनाएं, बल्कि बेहतर जीवन यापन शैली को अपनाने की और अग्रसर यहाँ पर हो सके। उसके लिए ऐसे काम करने की आवश्यकता यहाँ पर होगी, तो उनके मोटिवेशन के जरिए उनको और बेहतर बनाने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। तो सरकार की तरफ से बाकायदा नीति भी ला दी गई है और ये कहा जा सकता है कि इसके जो सकारात्मक परिणाम होंगे वो भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल। अभी जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि उत्तराखंड में ये प्रभाव में आ चुकी है, लागू हो चुकी है पॉलिसी, क्या अभी तक उत्तराखंड में किन्हीं जगहों पर इसका प्रभाव देखने को मिला है? क्या बच्चों को हटाया गया या फिर कह सकें कि उनका उद्धार जो है किया गया है? अब है देखिए, अगर हम राजधानी देहरादून की बात करें तो देहरादून जनपद में जिला प्रशासन की तरफ से पहले से ही इस दिशा में यहाँ पर काम किया जा रहा था और अब नीति आने के बाद ये कह सकते हैं कि ऐसे बच्चे जिनको ऐसी जगहों से लाने का काम यहाँ पर जिला प्रशासन ने किया है, जो कूड़ा बीनते थे या फिर सड़कों पर भीख मांगने का काम करते थे, किसी और जनपदों से यहाँ पर आए हुए थे या राज्यों से यहाँ पर आए थे, जिन्हें अपना पता नहीं है कि वो किस जगह से यहाँ पर लाए गए थे, किनकी तरफ से उनको यहाँ पर रखा गया, उनको उनके जीवन यापन को सुधारने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। अभी तक ये कह सकते हैं कि राजधानी देहरादून में ही जिला प्रशासन के जो ऐसे प्रयास हैं वो यहाँ पर सफल होते हुए दिख रहे हैं। ऐसे सभी बच्चों को बाल निकेतन जो आश्रम होता है वहाँ पर रखने का काम किया जा रहा है। उनकी जो पढ़ाई से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं वो भी वहाँ पर प्रशासन की तरफ से की जा रही है। कोशिश यही है कि इन बच्चों का जो जीवन स्तर है वो वहाँ पर उसको विकसित किया जा सके, उसको सुधारा जा सके और उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम यहाँ पर किया जा सके। इसके अलावा हरिद्वार में भी और उधम सिंह नगर जनपद में भी ऐसे जिला प्रशासनों की तरफ से ऐसे काम वहाँ पर किए जा रहे थे। अब नीति बनने के बाद ये कह सकते हैं कि जो प्रदेश के जो दूसरे जनपद हैं, चाहे आपका नैनीताल जनपद हो, आपका उत्तरकाशी जनपद हो, टिहरी जनपद हो, चमोली जनपद हो, वहाँ पर भी इस तरीके की अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ वहाँ पर देखने को मिलती है, ऐसे बच्चे वहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो फिर जिला प्रशासनों की तरफ से उनको भी बेहतर जगह रखने का काम वहाँ पर किया जाएगा, ताकि उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सके और उनको भी समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जा सके। जी बिल्कुल। अब है लगातार आप हमारे साथ बने रहें, हम एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में इस बार वीकेंड पर सड़कों पर बुरा हाल हो गया है। आपको बताते चले कि जहां घूमने आए पर्यटक घंटों तक जाम में फंसे रहे, प्रदेश के विभिन्न इलाकों में लंबे जाम लग गए हैं। देहरादून, ऋषिकेश, देहरादून समेत जो है मसूरी, हल्द्वानी, नैनीताल, रामनगर और कॉर्बेट, इन सभी इलाकों में कई किलोमीटर लंबा जाम देखा गया है। आपको बताते चले कि रामनगर से जिम कॉर्बेट तक जाने वाली सड़क पर लगभग 21 किलोमीटर लंबा जाम देर रात 12 बजे तक लगा रहा। ये हाल तब का है जब ठीक से अभी पर्यटन का सीजन
शुरू भी नहीं हुआ है और जिसके बाद पर्यटन और पुलिस के साथ साथ विभाग पर भी कई तरीके के सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। क्या पर्यटन घंटों तक जाम में फंसे रहेंगे? क्या पर्यटक इसी तरीके से जाम में लंबी लंबी कतारों में फंसे रहेंगे? उत्तराखंड में रविवार को सबसे लंबा जाम रामनगर से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को जाने वाली सड़क पर लगा रहा। ये जाम लगभग 21 से 22 किलोमीटर तक पहुंच गया है और जिसकी वजह से 10 से 12 घंटे तक ये जाम लगा रहा। इस जाम को खुलवाने के लिए लगातार पुलिस के द्वारा प्रयास करती रही, लेकिन पुलिस को भी इसे हटाने में पसीने छूट गए। आपको बताते चले कि रामनगर से 17 किलोमीटर दूर गाजिया माता मंदिर पर भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। तो इसी खबर पर लगातार हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़े हुए हैं। तो अभय, जिस तरीके से अभी तो पर्यटन का सीजन शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से सड़कों पर जाम लग रहा है, क्या यह स्थिति आगे और भी चरमरा जाएगी या फिर कुछ सुधार होगा? अभय, देखिए, अगर तापमान में इसी प्रकार से यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जो पिछले 3 दिन में पूरे प्रदेश में जो तापमान में बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है, तो फिर ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में सैलानियों के आने का जो सिलसिला यहाँ पर होगा और इसी प्रकार से बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जो जाम है, ये जाम सैलानियों और श्रद्धालुओं या फिर आम जनता के लिए मुसीबत बनती हुई नजर आएगी। राजधानी देहरादून में वीकेंड या फिर देहरादून के आसपास के जो भी पर्यटक स्थल हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रदेश के ऐसे जगह जहां पर सैलानी इस समय सबसे ज़्यादा पहुंचे, चाहे आपका नैनीताल हो, आपका चमोली के जो बुग्याल हैं उन क्षेत्रों का हो, राजधानी देहरादून के समीप मसूरी हो, या फिर देहरादून में चक्रोता हो, या फिर इसके अलावा दूसरे ऐसे पर्यटक स्थल जहाँ पर सैलानी सबसे ज़्यादा यहाँ पर पहुँचते हैं, चाहे उत्तरकाशी जनपद की हसील घाटी हो, वहाँ पर इस समय सबसे ज़्यादा लंबा जाम सैलानियों के आने की वजह से यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है। रामनगर में जिस प्रकार से जिम कॉर्बेट का ये जिक्र हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ये जाम ये कह सकते हैं कि इस बार का सबसे लंबा जाम है। जब सीजन यहाँ पर चारधाम यात्रा शुरू हुई तो उसके बाद का पहला लंबा जाम यहाँ पर है, जो 20 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा यहाँ पर देखने को मिला था। इसके अलावा अगर हम नैनीताल की बात करें, मसूरी की बात करें, या फिर हम लैंसडाउन की बात करें, उत्तरकाशी में हसील घाटी की बात करें, तो यहाँ पर भी 8 से 10 किलोमीटर का जाम वीकेंड पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये कह सकते हैं कि जो सैलानी यहाँ पर पहुँचे हैं, जो पर्यटक यहाँ पर आए हुए हैं, उन पर्यटकों को 4 से 5-5 घंटे का समय अपनी गाड़ियों में ही व्यतीत वहाँ पर करना पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से जो ट्रैफिक व्यवस्था का जो रोड मैप तैयार किया गया था, वो रोड मैप इस समय कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। जो ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो इस समय सैलानियों से गुलजार वहाँ पर रहते हैं, सैलानियों के आने के चलते कह सकते हैं कि उनको सबसे बड़ी समस्या पहले तो ट्रैफिक की है, उसके बाद जो पार्किंग की जो समस्या, वो सब चीज़ें वहाँ पर झेलने को मिल रही है। ये कह सकते हैं कि अगर इस पर जल्द ही पुलिस प्रशासन की तरफ से काम नहीं किया गया, इसके जो सुधारीकरण है उसकी दिशा में पुलिस प्रशासन काम नहीं कर पाया, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, तो फिर आने वाले दिनों में जो ये जाम होगा, ये सबसे बड़ी मुसीबत उत्तराखंड में इस समय बनता हुआ नजर आएगा। और ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो पर्यटकों की जो संख्या होगी, और इस संख्या से दुगुनी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। तब उसके लिहाज से ही पुलिस प्रशासन को अभी से ही उस दिशा में काम करने की आवश्यकता होगी, ताकि किसी भी प्रकार से जो पर्यटक उत्तराखंड में आ रहा है, उस पर्यटक को किसी भी प्रकार से कोई समस्या का सामना ना यहाँ पर करना पड़े। जी बिल्कुल। अभी जिस तरीके से चारधाम की यात्रा अग्रसर है और आगामी दिनों में हरिद्वार में कांवड़ की यात्रा भी शुरू हो जाएगी, तो इस बीच जिस तरीके से अभी से ही शुरुआती जिस तरीके से हाल देखा जा रहा है, तो ये स्थिति जो है मुझे नहीं लगता कि कंट्रोल में होगी, क्योंकि अभी तक ही सड़कों पर जिस तरीके से 10 से 12 घंटे तक की लंबी लंबी कतारें जो जाम की लगी हुई हैं, तो ये प्रशासन पर तो कई तरीके के सवाल जो है खड़े कर ही रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से रास्तों को इस बार डाइवर्ट नहीं किया गया है, ये भी एक कार्यप्रणाली में जो है चूक है। अब है देखिए, ये सब चीज़ें कही जा सकती है कि इस समय सरकार का ध्यान या फिर प्रशासन का ध्यान जो सबसे ज़्यादा था वो चारधाम यात्रा पर यहाँ पर रहा था। चारधाम यात्रा को किस प्रकार से सुव्यवस्थित किया जा सकता, उस दिशा में प्रशासन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन प्रशासन का जो अधूरा होमवर्क था, वो इस दिशा में यहाँ पर देखने को मिला है कि जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे चारधाम यात्रा पर, तो जो श्रद्धालु आ ही रहे वो सीधी चारधाम यात्रा पर जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि जो लाखों की संख्या में जो पर्यटक यहाँ पर
आ रहे हैं, जो उत्तराखंड के ऐसे हिल स्टेशनों पर जाना चाहते हैं, उत्तराखंड के ऐसे रमणीक स्थलों पर जाना चाहते हैं, तीर्थाटन वाली जगहों पर जाना चाहते हैं, जहाँ का वो आनंद वहाँ पर उठाना चाहते हैं, उन जगहों पर किस प्रकार से ट्रैफिक व्यवस्था की जा सकती है, उसको लेकर प्रशासन का अधूरा होमवर्क यहाँ पर देखने को मिला था। आप ये कह सकते हैं कि जैसे ही उत्तराखंड में कोई पर्यटक आता है तो हरिद्वार से उसकी एंट्री शुरू यहाँ पर होती है, कुमाऊं में उसकी एंट्री हल्द्वानी से मानी जा सकती है। लेकिन जैसे जैसे ये कह सकते हैं कि दिन आगे बढ़ रहे हैं, समय आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर पर्यटकों की संख्या तो ज़्यादा हो रही है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन का जो ट्रैफिक प्लान यहाँ पर होना चाहिए था वो देखने को नहीं मिल पा रहा है। सही जगह पर ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल यहाँ पर किया जा सकता है, कैसे भीड़ ज़्यादा होने पर उस ट्रैफिक को दूसरी जगह डाइवर्ट किया जाना चाहिए था, उन सब चीज़ों को लेकर जो प्रशासन का जो अधूरा होमवर्क था, खासतौर पर पुलिस प्रशासन का, वो सब चीज़ें देखने को मिल रही। अभी एक तस्वीर ये कह सकते हैं कि सिर्फ रामनगर के यहाँ पर देखने को मिली कि जिम कॉर्बेट की जो जाने वाला जो मार्ग था, उस मार्ग पर 20 से 22 किलोमीटर का लंबा जाम यहाँ पर देखने को मिला। आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि जब 14 और 15 जून को नैनीताल में कैंची धाम का जब मेला होगा, जो सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहां पर लोग आना चाहते हैं कैंची धाम में साधना करने के लिए, जब वहां का मेला शुरू होगा तो फिर वहां पर किस प्रकार से लाखों की संख्या में जब और श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे, पर्यटक वहां पहुंचेंगे, तो फिर उनको किस प्रकार से व्यवस्थित करने का काम वहां पर होगा, ये बड़ी चुनौतियाँ होंगी। इसके अलावा इस समय कह सकते हैं कि चाहे आपका गढ़वाल में मसूरी हो, चक्रौता हो, उत्तरकाशी के हिल स्टेशन हो, या फिर लंसीडॉन हो, आप कह सकते हैं कि कुमाऊं में भी इसी प्रकार से रामनगर हो गया, नैनीताल हो गया, आपका कौसारी हो गया, इन जगहों पर जब पर्यटक पहुंच रहे हैं तो उनको व्यवस्था देना सरकार की जिम्मेदारी थी, प्रशासन की जिम्मेदारी थी, जिस पर प्रशासन पूरी तरीके से फेलियर तो नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में अगर अभी से ही उस चीज पर होमवर्क नहीं किया जाता है, ठीक है अभय, बिल्कुल अभय, ठीक है। तो तमाम जानकारी के लिए अभय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि लगातार उत्तराखंड में इस समय चार धाम की यात्रा अपने चरम पर है, और इसी बीच जो जिस तरीके से जाम देखा जा रहा है वो भी एक बेहद बड़ी समस्या है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।